नेक्स्ट टॉपिक है यूजेटी एज स्वीप जनरेटर। इससे पहले का जो टॉपिक है उसमें हमने यूजेटी को पढ़ा था, उसकी वर्किंग, उसका स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब उस यूजेटी का एक एप्लीकेशन पार्ट है स्वीप जनरेटर के रूप में। यूजेटी को स्वीप जनरेटर के रूप में यूज़ ले सकते हैं। स्वीप जनरेटर का मतलब होता है कि एक वेव फॉर्म जो कि मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से जो बनती है, ये वाली जो वेव फॉर्म, इसको हम कहते हैं स्वीप वेव फॉर्म कह सकते हैं, जो कि कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग से आपको मिलती है। तो ये स्वीप जनरेटर काम कैसे करता है, तो उसका ये सर्किट डायग्राम आपको दे रखा है। एक यूजेटी का जो रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम बनाते हैं एक डायोड और उसके साथ में दो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, RB1 RB2। तो ये तो यूजेटी का जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं, तो ये आपका टर्मिनल जो है B2, ये वाला टर्मिनल B1 और B2 के बीच में हम जो है एक बैटरी जोड़ते हैं VBB। और अब हम एक यहाँ पर एक RC सर्किट जोड़ रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है कि दोनों जो है इस डायोड के इमीटर टर्मिनल पर कनेक्ट होंगे। तो इस अवस्था में अब जो कैपेसिटर है, इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के थ्रू हमें ये एक वेव फॉर्म मिलती हुई प्राप्त होती है। तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है वो आप समझ लीजिए। मेन इसकी जो वर्किंग है वही इम्पोर्टेंट है कि ये किस प्रकार से चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू एक वेव फॉर्म जनरेट करता है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर डिस्चार्ज है, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज स्टोर है वो कितना है, ज़ीरो। तो जब यहाँ 0 वोल्ट है इस कैपेसिटर के अक्रॉस, तो ये जो पॉइंट होगा इमीटर टर्मिनल, ये यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0 है। तो इस डायोड को ये क्या करेगा, ये रिवर्स बाइस रखेगा, ये कहे कि डायोड ऑन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज जो है ये लग ही रहा है इसके इस पॉइंट पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब जब ये डायोड ऑन नहीं है तो कोई करंट फ्लो करेगी क्या इस पाथ में, नहीं करेगी। तो होगा क्या कि जो पाथ करंट फॉलो करेगी वो होगा आपका ये वाला पाथ, इस तरह से। तो आपका कैपेसिटर इस पाथ से चार्ज होगा, यानी जो आपका R और C है, R और C ये मिलकर कैपेसिटर की चार्जिंग करेंगे, जहाँ पर इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा R इंटू सी। तो जो आपका टाइम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है कि R की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से आपका टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि कैपेसिटर को कितने समय में चार्ज होना है और कितने समय में डिस्चार्ज होना है। तो R और C की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब तो जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है, तो चार्ज होना शुरू होगा तो डायोड अभी भी क्या है, ऑफ है। डायोड अभी भी क्या है, ऑफ है। और उसके ऑफ होने का कारण क्या है कि इसके इनपुट पर वोल्टेज जो है अभी भी क्या है, कम है। तो इसको ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डायोड का जो है जो वोल्टेज है, एक तो यहाँ जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है ईटा VBB प्लस VE कहें, या यहाँ जो डिप्लेशन वोल्टेज है जो इसके जंक्शन पर जो एक बैरियर बनता है, उसकी हाइट और इन दोनों का जो सम होता है, उससे अगर ज़्यादा हो जाता है ये वोल्टेज जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जो कैपेसिटर का चार्जिंग वोल्टेज है ना, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो कैपेसिटर क्या करेगा, इस डायोड को ऑन कर देगा। अगर ये डायोड ऑन हो गया तो अब जो कैपेसिटर पहले इस पाथ से चार्ज हो रहा था, इस पाथ से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अब वो डिस्चार्ज होगा उल्टे डायरेक्शन में, डायोड के इस डायरेक्शन में। यानी जो कैपेसिटर है आपका अगर चार्ज हो रहा है और चार्ज होते हुए उसका वोल्टेज पहुंच गया वी के इक्विवेलेंट। आपने पिछली कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि जो यूजेटी है वो जब वैली वोल्टेज के बराबर वोल्टेज प्राप्त कर लेता है तो वो ऑन हो जाता है। तो ये वोल्टेज जैसे ही इसको मिलेगा, ठीक है, तो आपका जो क्या होगा, कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा,
ठीक है। कैपेसिटर जो है आपका, और कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये आपको वेव फॉर्म मिलेगी इस तरह से। अभी भी डायोड, ये जो यूजेटी है ये ऑफ है, और जब वो पीक पॉइंट पर पहुंचेगा तब उस केस में क्या होगा कि ये डायोड हो जाएगा आपका फॉरवर्ड वाइज होगा। तो अब ये इस तरह से करंट इस पाथ के थ्रू फ्लो करेगी, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो यूजेटी जब ऑफ था तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, यूजेटी जब ऑन है तो ये डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज भी कहाँ तक होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल वी तक, और उसके बाद में ये प्रक्रिया फिर से चलेगी, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह से ये आपको एक स्वीप वेव फॉर्म आपको मिलती है। ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें आ रही है, एक जो कंप्लीट साइकिल है जिसमें यूजेटी ऑफ है यूजेटी ऑन है, तो ये एक साइकिल हो गया जिसका कि ये टोटल टाइम पीरियड हो गया टी, और ये आपका ऑन टाइम हो गया, ये आपका ऑफ टाइम हो गया, एक तरह से ये कह सकते हैं टी एस और टी आर। तो जो टोटल टाइम होगा वो हो जाएगा इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट, और टाइम कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, टाउ इक्वल टू आर सी होगा। ठीक है। तो इसकी जो मेन वर्किंग है वो ये है। अब इसकी जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो आप देख लें, आप इस वीडियो को पॉज करके लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो जो स्वीप वोल्टेज है, स्वीप वोल्टेज कौन सा है, ये जो वेव फॉर्म आपको दिख रही है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में जो एक्स एक्सिस पर आप टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर स्वीप वोल्टेज ले रहे हैं। ये वोल्टेज जो है ये एक पर्टिकुलर लेवल से शुरू होकर एक्सपोनेंशियल बढ़ता है और एक्सपोनेंशियल घटता है। तो इसलिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी इसकी, वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल जो है, देखिए वोल्टेज भी कौन सा, जिस जिस वोल्टेज से वो चार्ज हो रहा है वो वोल्टेज कौन सा है, वी बी बी, इस वोल्टेज से चार्ज हो रहा है। तो वी बी बी को वी एफ लिखा है, तो आप यहाँ पर वी बी बी लिख सकते हैं। तो वी बी बी वोल्टेज से ये शुरू होता है चार्जिंग, और एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज होता है, और जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो वी आई माइनस वी बी बी, वी आई माइनस वी बी बी कहें या वी वी माइनस वी बी बी कहें, ये बुक वाले ने थोड़ा सा इसको लिखा इस तरह से है। बाकी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वी बी बी प्लस वी वी माइनस वी बी बी करके, और या वी बी बी माइनस वी बी बी माइनस वी वी, ये करेंगे तो आप बाहर माइनस का सिंबल आ जाएगा और कुछ नहीं। अगर इसको प्लस करना तो ये इसको एक्सचेंज करो, और ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन टाउ, जहाँ पर टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू आर सी है। अब इसके बाद में मैथमेटिकली इसको हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमने वी एफ लिखा था वहाँ वी एफ वी बी बी और वी सिंपली वी लिखा है, वो वैल्यू रख के और इसको थोड़ा फिर से रीअरेंज किया। तो जहाँ वी वी माइनस वी लिखा था फर्स्ट इक्वेशन में, जहाँ वी वी माइनस वी लिखा था वहाँ पर वी माइनस वी वी कर दिया, माइनस का सिंबल बाहर लिया है। और फिर क्या किया उसको, फिर हमने क्या किया कि जो टाइम पीरियड टी एस है, जहाँ पर डायोड यूजेटी ऑफ है, उस टाइम पीरियड टी एस के लिए कि जब टी इक्वल टू टी एस हो जाएगा, स्मॉल टी इक्वल टू टी एस हो जाएगा, तो आपका जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, वी पी। तो एट टी इक्वल टू टी एस, वी एस जो होगा वो हो जाएगा वी पी के इक्वलेंट। तो वी एस जो जाएगा वो वी पी के बराबर हो जाएगा। और इसको जब वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, जहाँ स्मॉल टी को कैपिटल टी एस से रिप्लेस किया और इसको सॉल्व करते रहें, तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई। फिर आप इसको लॉग लेंगे तो आपको ये वाली जो है इक्वेशन मिलेगी। आगे चलेंगे तो लॉग है बेस ई, लॉग बेस ई से 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं यहाँ पर कि जो वैली वोल्टेज है आपका, वैली वोल्टेज वो इस पीक वोल्टेज से जो है कम है, तो इसलिए वी वी जो है इज़ वेरी वेरी लेस देन वी लिखें या वी बी बी लिखें या वी पी लिखें। तो इस तरह से जो ऊपर वाली टर्म आ रही है आपके इक्वेशन के अंदर, ये जो v माइनस वी वी, इसको जनरली v लिखा जाएगा क्योंकि v भी बहुत छोटा है। तो ऊपर v आ गया, नीचे v माइनस वी पी आ गया। अब आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो ईटा होता है वो क्या होता है, वी पी अपॉन वी बी बी। तो वी बी बी को यहाँ v लिखा है तो वी पी इक्वल टू हो जाएगा ईटा टाइम्स v। तो जहाँ पर वी पी अपॉन वी आ रहा है वहाँ पर ईटा रिप्लेस कर दिया, तो इक्वेशन जो आपको मिल जाएगी वो आपको इक्वेशन इस तरह से मिलेगी। और जहाँ पर
यहाँ से देखिए टी आर की वैल्यू जो है वो टी एस से कम है, टी आर की वैल्यू टी एस से कम है, तो टी एस प्लस टी आर को लगभग टी एस लिखा जा सकता है, तो आपको टी एस मिल जाएगा। और टी आर को हमने नेग्लिजिबल मान लिया है, तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो होती है 1/T, और टाइम टोटल को हमने टी की जगह टी एस लिख सकते हैं, क्योंकि टी आर को हमने माना है कि वो बहुत कम है। तो आपको फाइनल इक्वेशन जो मिलेगी वो ये वाली मिलेगी। ओके, तो ये इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये आपकी स्वीप वेव हो गई और ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।